अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैं कोशिश मैंने की कैमरे के लिए मैं ब्लूटूथ माइक ले आया, लेकिन उसमें मुझे आवाज़ पसंद नहीं आई। मेरे ख़्याल में आप सबको अभी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आती होगी और इसमें कोई इशू नहीं होगा। बड़ा मुख्तसर, बड़ा दिलचस्प, बड़ा अच्छा टॉपिक है। इसमें यही टॉपिक आपकी बुनियाद है। इसके बाद जो लिनस पूलिंग नामी साइंटिस्ट ने हिब्रिडाइजेशन पेश किया था, तो उसी की तरफ हम जा रहे हैं। देखिए, जिस थ्योरी को हमने पढ़ा वो था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वो क्या था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को क्लियर करने के बाद अब उसकी लिमिटेशन का मतलब है उसे हम कुछ हद तक आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। हर जगह पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो हर थ्योरी की कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है। 100% थ्योरी कोई भी नहीं है। हाँ, कुछ थ्योरी किसी से सुपीरियर, किसी से सुपीरियर होगी। बहरहाल ये आसान टॉपिक है, लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हम वीबीटी कहते हैं। वीबीटी की कुछ लिमिटेशंस है, ठीक, आसान मुख्तसर से कुछ लिमिटेशन है। जैसे नंबर 1, पहले नंबर पे, ठीक, पहले नंबर पे ये क्या कह रहा है आपसे? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द बाइवेलेंसी ऑफ बेरिलियम। आपको ये पता होना चाहिए बेरिलियम दूसरे ग्रुप में आ रहा है, तो इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को ये अलग अलग ऑर्बिटल में नहीं रख पाया। कौन? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसकी मदद हमें आगे जाके दूसरी थ्योरी करेगी। बाइवेलेंसी या बेरिलियम की जो 2 वैलेंसी है, इसे ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ट्राईवेलेंसी या बोरोन की जो ट्राईवेलेंसी है, उसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो तीनों के तीनों अनपेयर्ड है। ये थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। एंड द टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बुनियाद है कि कार्बन के आखिरी शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों के चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये थ्योरी, इस थ्योरी के बाद जो एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसे हम हिब्रिडाइजेशन कहेंगे, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कार्बन की 4 वैलेंसी है, चारों के चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो कि आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। तो कार्बन की जो 4 वैलेंसी है, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। कौन सी? वीबीटी, ठीक। दूसरे नंबर पे इट डज नॉट एक्सप्लेन द एंगल बिटवीन बॉन्ड्स। मतलब 2 एटमों के बीच जो एंगल बनेगा, 2 एटमों के बीच जो बॉन्ड का लेंथ आपस में टकराएंगे, उनके बीच एंगल कितने का बनेगा? 30 का बनेगा, 180 का बनेगा। देखिए, बॉन्ड एंगल आपको कौन बताएगा? इस थ्योरी के बाद जो हम एक टॉपिक पढ़ेंगे हिब्रिडाइजेशन, वहाँ पे हमें ज्योमेट्री समझ आएगी, और उस ज्योमेट्री के अंदर हमने बॉन्ड एंगल भी आपको समझाना है कि एक मॉलिक्यूल जब मुख्तलिफ तरह के एटम्स अपने इर्द गिर्द होल्ड रखेगा, तो उनके बीच कौन सा बॉन्ड एंगल बनेगा। तो बॉन्ड एंगल के बारे में भी ये आपको नॉलेज नहीं दे रहा। कौन? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक। तीसरे नंबर पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे क्या कह रहे हैं? इट डज नॉट एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन आपको पता होना चाहिए, कायनात में ये पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक का क्या मतलब है? कि ग्रेविटी इस ऑक्सीजन को अपनी जानिब खींचती है। इसीलिए आपके पास ज़मीन के आसपास, मतलब पहले लेयर में आपके पास 80% ऑक्सीजन होगा। जितना आप ज़मीन से ऊपर जाओगे, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जाएगी, वहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। मेरी बात यहाँ तक आपको समझ आ रही है? क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ आपके जहन में हो। जैसे एक मिसाल मैं दे दूँ आपको, जैसे ये आपके पास यूनिवर्स है, ठीक, ये पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, ये चौथी लेयर, ठीक। मिसाल, ये जो पहली लेयर में, इसमें 80% आपको ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक। दूसरी लेयर में 60% ऑक्सीजन हो जाएगा, तीसरी लेयर में 40% ऑक्सीजन हो जाएगा। मतलब ऑक्सीजन जितना ज़मीन से ग्रेविटेशनल फोर्स से दूर होता जाएगा, उतने ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी। मतलब उस ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक। ऑक्सीजन इज ए पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इसीलिए ज़मीन के नज़दीक आपको ज़्यादा मिलेगा, ज़मीन के डेप्थ में ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा, ऊपर जितना आप जाओगे ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी। अब ये है क्या? देखिए, छोटा सा मैं आगे जाके इसको निकालने के ट्रिक्स भी बताऊंगा। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है? ऐसा सब्सटेंस विच कैन बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो, उसे हम क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में, मतलब ऑक्सीजन का जब मॉलिक्यूल बनता है, तो उसके बॉन्डिंग नहीं, एंटी बॉन्डिंग में हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। जिस मॉलिक्यूल के
एंटी बॉन्डिंग में हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले तो ऐसा मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है नेचर में, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक, इसी तरह व्हाट इज डायमैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक का मतलब है विच डज नॉट अट्रैक्टेड, which does not attracted by magnetic field। ठीक, ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, तो कॉमन सेंस की बात है उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के एंटी बॉन्डिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेंगे, जो कि मुड़ नहीं सकेंगे। ये आगे हम इसे डिटेल से निकालेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इसे डिटेल से निकाला जाएगा। ये चीज़ आपके जहन में रहे, ठीक। और फेरोमैग्नेटिक का मतलब है ऐसा सब्सटेंस जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक, द सब्सटेंस विच कैन स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, which is strongly attracted by magnetic field। देखिए, जो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा पैरामैग्नेटिक होगा नेचर में, लेकिन जो सब्सटेंस बड़ी स्पीड से अट्रैक्ट होगा उसे हम कहेंगे फेरोमैग्नेटिक इन नेचर। क्या कहेंगे? पर ये आगे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इस पॉइंट को निकालेंगे। तो वैलेंस बॉन्ड इस चीज में फेल हो गया है, वैलेंस बॉन्ड इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक, अब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए, मोर स्टेबल एंड अनस्टेबल ऑफ atomic orbitals in an atom। ठीक, ये चीज आपके जहन में हो, किसी एटम के अंदर जो शेल होता है, शेल के अंदर सबशेल होते हैं, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, तो कौन सा ऑर्बिटल मोर स्टेबल है, कौन सा ऑर्बिटल स्टेबल है, किस ऑर्बिटल को आप अनस्टेबल कहोगे। यही तीन चीजें अगर आप समझ गए तो आगे आने वाला टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन आपके लिए मजाक बनेगा। जैसे मिसाल के तौर पे आपने सबशेल एस का नाम सुना होगा, सबशेल एस, ठीक, और सबशेल पी का नाम सुना होगा, पी सबशेल का नाम सुना होगा। ठीक, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि सबशेल एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और पी में कितने आते हैं? 6। तो लिहाजा मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे आपको एडवांस में कुछ चीजें लिख के दी हुई है। कैसे? जैसे मिसाल, एस सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 1। पी के अंदर कितने होते हैं? 3। और डी के अंदर कितने होते हैं? 5। और एफ के अंदर कितने होते हैं? 7। ये आपको बुनियादी तौर पे पता होना चाहिए, फिर आप आगे जाके हाइब्रिडाइजेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो काइंडली सोचा करें, देखिए, ये एस का 1 ऑर्बिटल, पी के 3 ऑर्बिटल, ये आपके पास फर्स्ट केस है। ठीक, ये एस का 1 ऑर्बिटल, पी के 3 ऑर्बिटल, ये आपके पास सेकंड केस है, और ये आपके पास थर्ड केस है। अब गौर सुने, स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं कुछ वर्डिंग में। किस तरह की वर्डिंग में? कि इंग्लिश में ऐसे केसेस को क्या कहा जाता है, और केमिस्ट ऐसे केस, मैंने लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया? केमिस्ट, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले लोग हैं, हम केमिस्ट्री सिखाने वाले लोग हैं, और आप केमिस्ट्री पढ़ने वाले लोग हो, तो केमिस्ट्री वाले ऐसे केसेस को क्या कहते हैं, और इंग्लिश, अंग्रेज, हम पाकिस्तानी और हमारे हमसाया मुल्क इंडिया वाले ऐसे केस को क्या कहता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे 3 केसेस लिख रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट केस आपके पास जो है, इंग्लिश में ऐसे केस को क्या कहा जाता है? इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे केस को क्या कहा जाता है, और केमिस्ट्री से कैसे क्या कहा था? केमिस्ट, जो केमिस्ट्री पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है, वो ऐसे केस को क्या कहा जाता है। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले नंबर पे एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल 1 है, तो मैं इसके अंदर क्या डाल रहा हूं? इसके अंदर मैं डाल रहा हूं 2 इलेक्ट्रॉन, और पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ऑर्बिटल है 3, तो तीनों को मैं फील्ड कर रहा हूं, कंप्लीटली फील्ड कर रहा हूं। तो इंग्लिश में ऐसे केस को कहा जाता है कंप्लीटली, क्या कहा जाता है? कंप्लीटली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऐसे केस को इंग्लिश वाले क्या कहते हैं, अंग्रेज क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स। ऐसा केस जिसमें एस के अंदर 2 होने चाहिए, 1 है, पी के अंदर 6 होने चाहिए, 1 अवेलेबल है, तमाम में 1 अवेलेबल है, तो ऐसे केस को इंग्लिश वाले क्या कहते हैं? ऑफ फील्ड। क्या कहते हैं? ऑफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स।
एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये इंग्लिश जबान में, इंग्लिश लैंग्वेज में कहा जाता है ऐसे केस को, ठीक। और ऐसा केस कि एस के अंदर दो होते हैं, नहीं है, एक है, एक होना चाहिए, नहीं है, खाली है, ठीक। पी के अंदर 6 होने चाहिए, नहीं है, 3 है, 3 होने चाहिए, नहीं है, एक है या 2 है या खाली है। तो ऐसे केस को इंग्लिश में कहा जाता है पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही है? देखिए, इंग्लिश में फर्स्ट वन केस को क्या कहा जाता है? इंग्लिश लैंग्वेज में फर्स्ट केस को कहा जाता है कंप्लीटली फिल्ड, दूसरे केस को क्या कहा जाता है? हाफ फिल्ड, तीसरे केस को क्या कहा जाता है? पार्शली फिल्ड। लेकिन हम केमिस्ट है, हम क्या है? केमिस्ट है। हम फर्स्ट वन केस को केमिस्ट्री में कहा जाता है मोर स्टेबल। क्या कहा जाता है? मोर स्टेबल, ठीक। किसी एटम के ऑर्बिटल में 2 के 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं तो मैं उस एटम को कहूंगा ये मोर स्टेबल है, इसे कोई जरूरत नहीं है बॉन्ड बनाने की। हाँ, वो वक्त की जरूरत ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, वो एक स्पेशल केस होता है। लिहाजा किसी एटम के आखिरी शेल में ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, तो आप कहोगे कि ये एटम मोर स्टेबल है, ठीक। ये एटम क्या है? मोर स्टेबल है। तो ऐसा केस जिसमें S के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हो, P के अंदर 1 हो, तो ऐसा केस कहलाया जाता है स्टेबल। ऐसा केस क्या कहलाया जाता है? स्टेबल, ठीक। और ऐसा केस S के अंदर 2 की जगह 1 भी नहीं है, 1 की जगह खाली है, और P के अंदर 6 होने चाहिए, नहीं है, 3 होने चाहिए, नहीं है, 2 है या खाली है, ऐसे केस को केमिस्ट कहता है अनस्टेबल। क्या कहा जाता है? सॉरी, ऐसे केस को कहा जाता है अनस्टेबल। अब गौर से सुने, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम इन केसेस को इन नामों से कॉल करेंगे आज के बाद। मतलब मैं इसे स्टार लगा रहा हूं, ये केस और ये केस, ठीक। हम ये वाली वर्डिंग इस्तेमाल नहीं करेंगे, कभी कभार करेंगे, किसी जगह पे करेंगे, लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कंप्लीटली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या मतलब है, हाफ फिल्ड का क्या मतलब है, और पार्शियली फिल्ड का क्या मतलब है। कंप्लीटली फिल्ड का मतलब है केमिस्ट ऐसे केस को कहते हैं मोर स्टेबल, और हाफ फिल्ड का मतलब है केमिस्ट इसे कहते हैं स्टेबल। अच्छा, ये आपके जहन में आ रहा होगा कि सर अगर हाफ फिल्ड वाला केस है उसे केमिस्ट स्टेबल कहता है, क्यों कहता है? क्योंकि वो दूसरे एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है जो कि स्टेबल है, ठीक। मतलब कोई भी एटम इसके नजदीक आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर रखेगा, 1 इधर रखेगा, 1 इधर रखेगा, 1 इधर रखेगा, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है आसानी से। तो ऐसे केस को केमिस्ट क्या कहता है? स्टेबल। और ऐसा केस पार्शियली फिल्ड, ये केस क्या होता है? अनस्टेबल। तो मैं उम्मीद करता हूँ किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले चुका है। अब मैंने कैमरे को फिक्स किया है तो बहुत से मैसेजेस आ रहे थे स्टूडेंट की तरफ से कि सर आपका कैमरा जो है वो वर्डिंग के साथ हिल रहा है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम उस चीज़ को फोकस नहीं कर पाते। तो लिहाजा आजकल मैं कुछ वीडियोज़ आपको बना के दूंगा जिसमें कैमरा फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड कैमरा होगा। तो देखते हैं पब्लिक क्या कहती है, फिक्स्ड कैमरे को पसंद करती है या नहीं, वरना अदरवाइज़ मुझे मजबूरन फिर से वापस से अपने कैमरामैन को बुला के उसी पुराने मेथड से आपको वीडियो बनाने पड़ेंगे। लेकिन स्टूडेंट उस तरह के मेथड को आजकल पसंद नहीं करते, वो कहते हैं सर आपका कैमरा फिक्स होना चाहिए, हम इस तरफ उस तरफ जब देखते हैं तो हमारे सर में दर्द हो जाता है। तो लिहाजा कोशिश करें चैनल को ज़्यादा प्रमोट करें और सब्सक्राइब किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत ही जल्द एक खूबसूरत टॉपिक के साथ आ रहा हूं जिसे हम कहते हैं एब्रिडाइजेशन, गड़बड़ेशन सॉरी मैंने क्या कहा? गड़बड़ेशन। तो गड़बड़ेशन का टॉपिक हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं जो हमें ज्योमेट्री का रास्ता दिखाएगा। किस चीज़ का? ज्योमेट्री का। कि मालिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री का मतलब क्या है? एंगल्स बिटवीन बॉन्ड्स के बीच एंगल कौन सा बनता है और कौन सा होना चाहिए, ये कौन सा प्रोसीजर हमें बताएगा, ये हमें एब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट बताएगा। तो बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तो दुआ में याद रखें, चैनल को ज़्यादा से शेयर करें, लाइक किया करें, अच्छे कमेंट्स दिया करें, अपने दोस्त को शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें, चैनल आपकी मदद कर रहा है। तो बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।